गुना बर्बाद नेकी लाजिम। आसिम एक परेशान हाल आदमी था। इसके 6 बच्चे थे और वो किराए के मकान में रहता था। वो किसी ना किसी तरह किराए का मकान हासिल तो कर लेता, मगर कुछ ही अरसे में मालिक मकान बच्चों की तादाद से तंग आ जाता और किसी ना किसी बहाने से आसिम को मकान खाली कराने का नोटिस दे देता। इस तरह आसिम हर वक्त इस कोशिश में मसरूफ रहता कि किसी तरह मालिक मकान को राज़ी रखे और साथ ही नया मकान भी ढूंढ रहा होता। इन दिनों भी वो उसी परेशानी का शिकार था। मालिक मकान इसकी परेशानी को ना समझ रहा था और ना इसके साथ कोई ताअवुन करने को तैयार था। इसने आखिरी मोहलत दे रखी थी और हर दूसरे दिन पूछता रहता कि कोई मकान मिला। आसिम इससे तंग आ चुका था। वो एक प्रॉपर्टी कंपनी के कम पढ़े लिखे मालिक का मुलाजिम था। मालिक को जो कहना होता वो आसिम से ज़बानी कह देता। आसिम इसके ज़बानी निकात को कंप्यूटर टाइप करके मैनेजर के हवाले कर देता। इस तरह इसकी नौकरी चल रही थी और तनख्वाह भी मुनासिब थी, मगर अपना मकान ना होने के बाइस वो माली मुश्किलात में घिरा रहता। आसिम अपनी परेशान सोचों में गम था कि चपरासी ने आकर बताया कि इसे बड़े साहिब ने बुलाया है। आसिम कागज कलम लेकर इसकी खिदमत में हाजिर हो गया। साहिब कम पढ़े लिखे होने के बावजूद ज़बरदस्त कारोबारी सलाहियतें रखते थे। शहर में इनकी कई इमारतें कायम की थीं और इसके सैकड़ों किराएदार थे। आसिम जब इसके पास पहुंचा तो वो फ़ोन पर किसी से बातचीत में मसरूफ़ थे। आसिम इसकी बात ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। आखिर बात ख़त्म हुई। आसिम को देखकर कहा, एक इश्तिहार लिखूं, हमारी नई बिल्डिंग तैयार है, इसके लिए अच्छे किराएदार चाहिए। आसिम का दिल जोर से धड़का। इसने कभी सोचा ही नहीं कि वो अपनी कंपनी का कोई मकान किराए पर हासिल कर ले। कंपनी में इसकी अहमियत भी थी, मगर दूसरे ही लम्हे इसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। साहिब बोले, शराइत वही पुरानी लिख देना, यानी 1 साल का एडवांस और कम बच्चों वाला खानदान। आसिम ने ज़रूरी बातें नोट की। जब वो इश्तिहार का मजमून टाइप कर रहा था तो इसे एक ख्याल सूझा। इस मर्तबा हिम्मत करके इसने इश्तिहार में एक तब्दीली कर दी। हसबे साबिक मैनेजर ने फाइल को सरसरी अंदाज में देखा और मुतल्लका शुबे में भेज दिया। किराए के मकानों की बुकिंग शुरू हुई तो आसिम पूरी तैयारी के साथ पहुंचा और भरपूर कागजी कार्रवाई करके अपनी पसंद का फ्लैट किराए पर हासिल कर लिया। बुकिंग खलते ही लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। थोड़ी देर बाद टेलीविज़न के कुछ नुमाइंदे भी पहुंच गए। वो सेठ साहिब से मिलना चाहते थे, लेकिन इत्तेफाक से वो मुल्क से बाहर थे। 3 दिन बाद जब वो दफ्तर पहुंचे तो इनकी हैरत का काफ़ी सामान मौजूद था। एक चैनल के नुमाइंदे ने असर रसूख इस्तेमाल करके सेठ साहिब से इंटरव्यू के लिए वक्त ले लिया था। कई तंजीमों ने इनके इजाज़ में प्रोग्राम रखे थे। शहर की एक बड़ी और नुमाइंद समाजी तंजीम ने इन्हें एक अवार्ड के लिए नामज़द किया था। कंपनी के तमाम लोग हैरान थे कि सेठ साहिब रातों रात शहर की एक मरूफ शख्सियत बन गए थे। इनसे बहुत सारे लोग मिलना चाहते थे, मगर इन्होंने सबसे पहले आसिम को बुलाया। आसिम को साहिब का बुलावा मिला तो वो समझ गया कि इसकी मुलाजमत के ख़त्म होने का वक्त आ गया है, मगर इसे ये तसल्ली थी कि इसे रहने के लिए 1 साल के लिए मकान मिल चुका है, जिसे 1 साल से पहले खाली कराना आसान नहीं होगा। आसिम मरे मरे कदमों से साहिब के कमरे में पहुंचा तो वो बेचैनी से टहल रहे थे। आसिम खामोशी से खड़ा हो गया। इन्होंने आसिम की तरफ गौर से देखा और कहा, मुझे वो सब बताओ जो मैं नहीं जानता। आसिम ने एक गहरी सांस ली और बोला, सर, जब लोगों को पता चला कि आपने ज़्यादा बच्चों वाले ख़ानदान को फ्लैट किराए पर देने का इश्तिहार दिया है तो लोगों ने आपके जज्बा हमदर्दी से मुतासिर होकर आपको एक बड़े समाजी रहनुमा के तौर पर तस्लीम कर लिया है। अब आप एक मशहूर समाजी शख्सियत बन चुके हैं। थोड़ी देर में एक टेलीविज़न के लिए आपका इंटरव्यू है। सेठ साहिब ने दोनों हाथ तशक्कुर के अंदाज में ऊपर उठाए और बोले, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि अखबार में मेरा इंटरव्यू छपे। मैंने इस ख्वाहिश को अपने अंदर छुपा कर रखा। अब अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी है। मैं इसका शुक्र अदा करता हूँ। आइंदा मेरी जितनी बिल्डिंगें बुनेगी सब बड़े ख़ानदान वालों को देंगे। आसिम हैरान नज़रों से अपने साहिब को देखता रहा, फिर सर झुकाकर बोला, मेरी एक गलती ने आपको हीरो बना दिया और आपने इसे नेकी में बदल दिया। तुमने जो गलती की है, जी चाहता है तुम्हारे हाथ चूम लूं। बेग साहिब ने जैसे ही कहा, आसिम ने अपने हाथ समेट लिए। सेठ साहिब आसिम की तरफ गौर से देखने लगे, फिर नरम लहजे में बोले, तुमने ऐसा क्यों किया?
आसिम ने कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज गले में घट गए। बेबसी के एहसास से इसकी आंखों में आंसू आ गए और आखिर रुंधे हुए लहजे में बोला, सर, मैं किराए के मकान ढूंढ ढूंढ कर और किराए भर भर के थक चुका हूँ। मैंने ये गलती जानबूझकर की है, आपके इतिमाद को धोखा दिया है। सेठ साहिब ने इसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, घबराओ मत, जो हुआ सो हुआ, अब ये राज हम दोनों के दरमियान रहेगा और इसकी एक कीमत होगी। कीमत कैसे कीमत? आसिम ने गड़बड़ा कर पूछा। तुमने जो फ्लैट किराए पर हासिल किया है, वो आज से तुम्हारा हुआ, ये तुम्हारा इनाम है और राज की कीमत भी। बेग साहिब कुछ और भी कह रहे थे, मगर आसिम ना सुन सका, इसे हर चीज़ एक दायरे में घूमती महसूस हुई और फिर वो लहरा कर धड़ाम से गिर पड़ा।